दोस्तों, किशन की उम्र अब करीब 58 साल हो चुकी थी। हालात और घर की मजबूरियों ने उसे कब बूढ़ा बना दिया, उसको खुद समझ में नहीं आया। किशन दरअसल एक गांव का रहने वाला था। उस गांव में उसके पास पैतृक कुछ बीघे जमीन थी, जिसमें वो खेती किसानी का काम करता था। किशन और किशन की पत्नी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और किशन की पत्नी को टोटल एक संतान थी, यानी कि एक बिटिया थी किशन के पास, जिसका नाम होता है निशा, जिसकी उम्र अब 23 साल हो चुकी थी। क्योंकि किशन अब बूढ़ा हो चुका था, इसलिए अब उसका खेती किसानी में मन नहीं लग रहा था और वो ये सोच रहा था कि उसकी बेटी निशा का हाथ जैसे तैसे पीला हो जाए। लेकिन उसकी ये सोच उसे अंदर अंदर खाए जा रही थी। दरअसल ऐसा क्या था जो उसकी बेटी निशा की शादी नहीं हो पा रही थी? ऐसा क्या था जिसके वजह से किसान समय के साथ धीरे धीरे बुजुर्ग होता चला गया? दोस्तों, बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही दिल को छू लेने वाली सामाजिक कहानी है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी दिल को छू लेने वाली सामाजिक कहानियां इस चैनल पर, आपके इस चैनल डीडी स्टोरी स्टेशन पर अपलोड करूं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जिन लोगों का प्यार, कमेंट और सपोर्ट हमें हमारी कहानियों पर मिलता है, उनका नाम हम कहानी में जरूर लेते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले उन लोगों के नाम जिनका प्यारा सा कमेंट पिछली वीडियो पर, यानी कि पिछली कहानी पर हमें प्राप्त हुआ था, और आपसे बस एक छोटी सी और विनती है कि दोस्तों, जब आप कमेंट करते हैं तो आप सिर्फ कमेंट के कहानी के बारे में बताते हैं। आप ये नहीं बताते कि आप कहानी कहाँ से देख रहे थे, यानी कि कहानी आप किस जिले, किस राज्य और किस प्रदेश से सुन रहे थे। तो कृपया करके ये भी बता दिया करिए। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब आप करिए या ना करिए, वो आपकी मर्जी है। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर ना अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक लाइक तो कर दिया करिए, क्योंकि लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहते हैं। दोस्तों, फिलहाल बिना समय जाया किए कहानी को लंबा खींचते हुए उन लोगों के नाम लेते हैं जिनका प्यारा सा कमेंट हमें पिछली वीडियो पर, पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था। उनके नाम हैं ओम प्रकाश, सुधीर पांडे हैं मुंबई से, मूलचंद फैजाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, प्रिंस सेठ हैं, रमेश खत्री हैं और मोहम्मद असद हैं। इन 5-6 लोगों के कमेंट और सपोर्ट पिछली कहानी पर हमें प्राप्त हुए थे। आप भी कहानी पूरी लास्ट तक सुनिएगा, आखिरी तक सुनिएगा और जरूर ये बता दीजिएगा कि आप कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से सुन रहे थे। दोस्तों, तो बिना देरी किए, बिना आपका समय जाया किए कहानी को शुरू करते हैं। अब चूंकि किशन बूढ़ा हो चुका था, खेती किसानी में उसका मन नहीं लग रहा था। उसकी एक ही बेटी थी निशा। निशा दरअसल शुरू से ही बहुत होनहार, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी, हमेशा उसके अच्छे नंबर आते थे। तो किशन ने अपनी खेती किसानी को देखते हुए जैसे तैसे उसकी पढ़ाई गांव के ही एक जूनियर हाई स्कूल में कक्षा 8 तक कराई। कक्षा 8 में पढ़ने के बाद जब वो कक्षा 8 उत्तीर्ण होती है तो किशन गांव के बगल ही एक गांव का इंटर कॉलेज, वहां पे अपनी बेटी निशा का एडमिशन, अपनी बेटी निशा का दाखिला करा देता है। और फिर कब वो हाई स्कूल, पता नहीं लगता कि कब वो हाई स्कूल पास कर जाती है और धीरे धीरे समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है। अब वो इंटर की छात्रा थी इस साल। घर के लोग सोच रहे थे कि वो बहुत अच्छे नंबर से पास होगी, और निशा का जब रिजल्ट आता है तब वो एक अच्छे नंबर से, जो घर वाले, उसके माता पिता यानी कि किशन और उसकी माता जो कि गृहिणी थी, घर के कामों में किशन का हाथ बटाती थी, खेती किसानी के कामों में अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी, वो बहुत दोनों खुशी होते हैं। मोहल्ले वाले भी बहुत खुशी होते हैं। अब धीरे धीरे किशन के कान पर जूं रेंगना शुरू करती है, क्योंकि अब निशा जो है वो बड़ी हो चुकी थी, इंटर पास कर लिया था उसने, और अब वो जवान हो रही थी धीरे धीरे। तो हर माँ बाप का ये संकल्प होता है, हर माँ बाप का ये सपना होता है
कि उनकी संतान अब अगर धीरे धीरे वयस्क हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो हर माँ बाप ये सोचता है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, जल्दी से जल्दी निपटा ली जाए। और यही चीज किशन के अंदर भी थी। किशन भी यही चीज सोच रहा था। एक माँ और बाप का फर्ज होता है कि वो जल्दी से जल्दी अपने बच्चों के हाथ पीले कर दें और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं। क्योंकि किशन के एक ही संतान थी, वो भी बिटिया थी, तो बिटिया के मामले में समाज में और भी लोग ज्यादा सोचते हैं कि बिटिया है तो इसकी शादी जल्दी जल्दी निपटा ली जाए। हालांकि अब किशन की बेटी निशा उससे कहती है कि पापा, अब मैं इंटर क्रॉस कर चुकी हूँ, इंटर की परीक्षा मैंने अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण कर ली है, अब मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई है, इसलिए मुझे इंटर करने के बाद डिग्री कॉलेज में दाखिला लेना होगा और वो मेरे गांव से काफी दूर है। किशन कहता है कि ठीक है बेटी, कोई बात नहीं है, अभी गांव की कोई लड़की बाहर पढ़ने नहीं गई है, लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हारा एडमिशन गांव के बाहर यानी शहर में एक डिग्री कॉलेज पढ़ता है वहां करा देता हूं। अब किशन अपनी बेटी निशा का एडमिशन डिग्री कॉलेज में करा देता है। जब डिग्री कॉलेज में वो पढ़ने जाती है तो वो देखती है कि वहां पर कई गांव के, शहर के बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, लड़के लड़कियां पढ़ने आते हैं। चूंकि निशा थोड़ी सी सांवली थी, थोड़ी सी काली थी, तो वो देखती है कि लोग उसके जो क्लास में पढ़ रहे थे, ग्रेजुएशन वाले लोग, फर्स्ट ईयर वाले लोग, वो लोग उसका हमेशा उपहास उड़ाते हैं, हमेशा मजा उड़ाते हैं। लोग उसे, उसकी खिल्लियां उड़ाते रहते हैं। लोग उसे मस्ती में मजाक में लोग उसे मस्ती में मजाक में पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं। लेकिन निशा कभी भी उन चीजों को अपने दिल पर नहीं लेती थी, क्योंकि उसके गांव में भी बहुत लोग ऐसे थे जो कि निशा को सांवले रंग से उनको नफरत थी और निशा के ऊपर अनेक प्रकार की फब्दियां कसते थे। अब निशा चूंकि पढ़ने में बहुत तेज थी, वो अपने काम से काम रखती थी, तो निशा की एक सहेली ही उसे एक दिन मजाक में उसके काले रंग को लेकर उसे, मतलब, बेइज्जत करना चाहती है, उसे गलत बोल देती है। निशा को ये बातें दिल पे लग जाती हैं। निशा अपनी सहेली से कहती है कि देखो, ये सब ईश्वर ने दिया है, भगवान ने दिया है, रंग काठी, कौन लंबा होगा, कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, कौन काला होगा, कौन सांवला होगा, कौन मोटा होगा, कौन पतला होगा, ये सब ईश्वर प्रदत्त देन है, भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, इसमें मेरा कोई गुनाह नहीं है। और तुम मेरी मित्र हो, मेरी सहेली हो, तुम अगर ऐसा कह रही हो तो एक बार सोच समझ के कहो। अब उसे वो बात इतनी लगती है कि वो अपने घर पर आती है और घर पर बिना खाना पीना खाए सोने के लिए जाती है। उसकी माँ और पिता दोनों पूछते हैं, यानी किशन और किशन की पत्नी दोनों उससे पूछते हैं कि बिटिया निशा, आज आपको क्या हो गया है जो बहुत हैरान परेशान दिख रही हो। लेकिन वो अपने माँ बाप से ऐसा कुछ बताना नहीं चाह रही थी जो उसकी सहेली ने किया था, क्योंकि वो इस चीज को झेल चुकी थी। उसके माँ बाप को भी पता था कि वो बहुत सांवली है, और अगर अपने माँ बाप से भी बताएगी तो माँ बाप क्या कर लेंगे, माँ बाप आखिर करते भी क्या पूरे इस मामले में। तब धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और किशन को अब उसके शादी की चिंता होने लगी थी, उसके जल्दी से जल्दी हाथ पीले करने की चिंता होने लगी थी। अब किशन शादी ढूंढना शुरू करता है। 5-7 जगह वो निशा की शादी तय करता है, और निशा की शादी तय करने के बाद जैसे ही लड़के वाले देखने आते थे, जैसे ही लड़का लड़की को देखता था या लड़का के घर वाले लड़के के घर वाले निशा को देखते थे, वैसे किशन से हाथ जोड़कर चले जा रहे थे। करीब 5-7 शादी तय करने के बाद निशा अब एकदम थक हार चुकी थी। उसके पिता भी अब थक हार चुके थे। निशा तो कई बार अपने पिताजी से कहती थी कि पिताजी, अब मुझे शादी करनी ही नहीं है, जमाना कितना खराब है, संसार कितना खराब है, हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। लेकिन संसार आज भी इन रूढ़ियों में रंग को लेकर, कद को लेकर जकड़ा हुआ है। वो अपने पिताजी से ऐसी बातें कहती है। अब जब अपने पिताजी से ऐसी बातें कहती है तो जैसे उसके पिताजी के सीने पर सांप लौट जाता है। आखिर वो बेचारा करता भी क्या, किशन करता भी क्या, क्योंकि वो एक बाप था, वो अच्छी तरीके से अपनी बेटी का दर्द समझ रहा था। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता जाता है, 3 साल का वक्त गुजर जाता है
और निशा ग्रेजुएशन की अपनी पढ़ाई अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण कर लेती है, पास कर लेती है। उसके बाद वो अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मुझे मात्र 2 साल की मोहलत और दो, मैं अब कुछ बन के दिखाऊंगी तभी शादी करूंगी। अब चूंकि उसकी उम्र और बढ़ चुकी थी, इसलिए पिता की भी उम्र बढ़ चुकी थी, पिताजी और बुजुर्ग हो चुके थे। पिताजी कह रहे थे कि बिटिया निशा, अब तो तुम अच्छी खासी पढ़ भी ली हो, अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन वो कहती थी कि पिताजी, शादी तो मैं कर लूंगी, लेकिन कोई ऐसा लायक बंदा, कोई ऐसा समझदार बंदा मेरे जीवन में आए तो। जो भी आते हैं वो शादी देखकर मना करके चले जाते हैं। अब धीरे धीरे ये बात उसके मामा तक पहुंचती है, रंजीत तक। रंजीत अपने जीजा यानी कि किशन यानी कि निशा के पिताजी से मिलता है और कहता है कि इस बार मैंने एक शादी लगाई है। लड़का जो है वो एक स्कूल में सरकारी टीचर है और वो लोग बहुत अच्छे खानदान से हैं, बहुत अच्छी विचारधारा वाले हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग शादी कर लेंगे। अब किशन बहुत खुश होता है कि चलो, कम से कम इतने दिन बाद कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा शख्स संसार में, इस दुनिया में मिला जो कि अच्छा है, जिसे किसी भी भेदभाव से कोई समस्या नहीं है। अब एक दिन दिन तय होता है, समय रखा जाता है। अब किशन जिस रात, अगले दिन सुबह वो लोग देखने आने वाले थे, लड़के वाले, किशन पूरी रात उलझन में गुजार देता है। उसकी पूरी रात कैसे गुजरती है किशन को नहीं पता रहता है। किशन की पत्नी और किशन की बिटिया निशा किशन को बहुत बार समझाती है कि पिताजी आप सो जाइए। वो कहता है कि मेरी आंखों से नींद बिल्कुल काफूर हो चुकी है, मुझे तो नींद आ ही नहीं रही है, आखिर मैं सोऊं कैसे। अब जैसे तैसे रात गुजर जाती है, जैसे सुबह सूरज अपनी लालिमा धरती पर बिखेरता है, किशन उठता है, अपना काम करता है, दैनिक दिनचर्या निपटाता है, सुबह द्वार पे साफ सफाई करता है, एक बढ़िया सी चारपाई बिछाई जाती है, कुछ कुर्सियां बिछाई जाती हैं और धीरे धीरे कुछ देर बाद ही देखते देखते वो राह देखता रहता है। अचानक किशन के फोन पर एक फोन बजता है और लड़के का पिताजी कहता है कि हम लोग बस 5-6 किलोमीटर दूर हैं आपके घर से। किशन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अब लड़के वाले आते हैं, 2 गाड़ियों से वो लोग आते हैं, कम से कम 10-12 लोग, जिसमें 5-7 औरतें, 5-7 महिलाएं और 8-10 पुरुष। सारे लोग बैठते हैं, पानी चाय का इंतजाम होता है, काफी स्वागत सत्कार किया जाता है किशन की तरफ से। अब समय धीरे धीरे गुजरता है और बात होती है लड़की को देखने की। अब जैसे ही निशा हाथ में एक ट्रे लिए, एक कप लिए, चाय के कुछ प्याले उस ट्रे में रखे हुए, जैसे ही वो लड़के वालों के सामने आती है, लड़के वाले से सबके पैर गिरती है, सबका प्रणाम करती है, स्वागत सत्कार करती है। लेकिन जैसे ही निशा चाय के कप को, ट्रे को लेकर अंदर जाती है, लोगों के कानाफूसी का दौर शुरू हो जाता है, लोग एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। अब किशन ये सब देखकर भांप जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ मामला गलत है। अचानक लड़के का पिता खड़ा होता है और कहता है कि दरअसल हम ये शादी नहीं कर सकते हैं, आपकी बेटी सांवली है, आपकी बेटी बहुत काली है। अब किशन उनके पैर पर अपना गमछा, यानी कि जो इज्जत का प्रतीक होता है, वो गमछा उतार कर अपने कंधे से उनके पैर पर रख देता है और हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगता है कि भाई साहब ऐसा मत करिए, मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है समाज में, कम से कम 10 शादियां मैंने देखी हैं, लेकिन इसके काले रंग को देखते हुए कोई भी शादी करने को तैयार नहीं है। अब निशा ये सब अंदर से सुन रही थी और बाहर ये सब बातें निशा के खिलाफ हो रही थी। उसका पिता अपने गमछा उतार कर, अपना जो कंधे पर जो शान का प्रतीक होता है उसे उतार कर लड़के के पिता के पैर में बार बार रख रहा था। लेकिन लड़के के पिता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जैसे वो एक इंसान ही ना हो, जैसे उसे इंसानियत आती ना हो। जबकि उसके साले ने, यानी कि किशन के साले ने, निशा के मामा ने बताया था कि वो लोग बहुत ही सामाजिक, बहुत ही मानवतावादी आदमी हैं। अचानक लड़का खड़ा होता है, लड़का अपने पिताजी से कहता है पिताजी यहाँ से चलिए। तो पिताजी उठते हैं और कहते हैं कि हमें ये शादी नहीं करनी है, लड़की आपकी बहुत सांवली है, बहुत काली है। अब फिर से
किशन हाथ जोड़ता है, लेकिन फिर से इन लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब खड़ा होता है रंजीत, यानी कि लड़की का मामा, निशा का मामा, कहता है कि वो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, अब वो यूपीएससी की तैयारी करने जा रही है। अचानक लड़के का पिता कहता है कि ऐसे लोग यूपीएससी की तैयारी करेंगे, ऐसे लोग एसपीडीएम बनेंगे, ऐसे लोग कहीं के कुछ नहीं होंगे। ये छप्पर का घर है, कच्चा घर है, कच्चा मकान है। ऐसे लोग यूपीएससी की तैयारी नहीं करते और ना ही एसपीडीएम बनते हैं। अचानक निशा बाहर आती है, अपने पिताजी को अंदर ले जाती है और उन लोगों को प्रणाम करके उनको विदा करती है। उसके बाद अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि अब मैं शादी तभी करूंगी जब मैं यूपीएससी में परीक्षा को पास कर लूंगी, एक अच्छे ओहदे पर पहुंच जाऊंगी। धीरे धीरे दोस्तों समय गुजरने लगता है, 2 साल का दिन गुजर जाता है और निशा यूपीएससी की तैयारी करते हुए यूपीएससी का एग्जाम आ जाता है। वो प्री देती है। प्री देने के बाद पता चलता है, कुछ दिन बाद रिजल्ट आता है कि वो प्री में पास कर गई है। फिर वो मुख्य परीक्षा मेंस देती है, मेंस में भी पास कर जाती है। फिर उसका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू भी दे जाती है। इंटरव्यू देने के कुछ दिन बाद ही उसका रिजल्ट आना था। जिस रात उसका रिजल्ट आना था, जिस दिन उसका रिजल्ट आना था, वो ईश्वर के एक मंदिर में जाती है और कहती है कि मेरी नैया अब आप ही मझधार से बाहर लगा सकते हो प्रभु। मेरी शादी हो या ना हो, लेकिन जो मेरे पिताजी की, जो मेरे बाबूजी की बेइज्जती हो रही है, उन्होंने अपना गमछा तक उतार कर रख दिया। लेकिन ये समाज, ये जमाना ऐसा है जो सुनता नहीं है। अब अगला दिन सुबह जैसे होती है, सुबह होने के बाद सब लोग अपनी दिनचर्या जैसे तैसे काटते हैं। सब लोग को उस रिजल्ट का इंतजार रहता है। शाम के जैसे ही 8 बजते हैं, वो रिजल्ट देखने के लिए उतावली थी। रिजल्ट आए 10 मिनट हो चुका था। अचानक किशन के फोन पर, जो कि छोटा फोन होता है, कीपैड फोन होता है, उतना अच्छा फोन भी नहीं था, उसके फोन पर गांव के एक व्यक्ति का फोन आता है और वो कहता है कि आपकी बिटिया यूपीएससी में सेलेक्ट हो गई है और वो अब एक अच्छी अधिकारी बन गई, एक अधिकारी की पोस्ट पा गई है। अब निशा, किशन और उसकी माँ के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। निशा को लगता है कि शायद जो पड़ोसी ने, जो गांव वाले ने पिताजी को बताया है, उसको मुझे भी वेरीफाई करना चाहिए, अ, उसकी वास्तविकता मुझे भी जांच करनी चाहिए। और निशा पड़ोस में जाती है, पड़ोस के एक व्यक्ति से, जो उसका फ़ोन एंड्रॉयड अच्छा फ़ोन होता है, उस फ़ोन को लेती है और अपना रोल नंबर जैसे ही डालकर चेक करती है, तो उसमें लिखा आता है कि वो सफल हो चुकी है। वो यूपीएससी की परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर चुकी है। अब निशा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। निशा अब एक अधिकारी बन चुकी थी। अब पूरे घर में खुशी का माहौल था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और उसके बाद उसके शादी करने का, निशा से शादी करने का कई लोगों का तांता लगने लगता है। और फिर निशा एक दिन एक अच्छे अधिकारी के साथ, जो उसके ही बैच का था, उसके घर वाले देखते हैं कि वो भी अच्छा खासा लड़का है और वो लड़का, जिसका नाम होता है अंकित, वो भी निशा के साथ उसी जिले में अधिकारी के पद पर पोस्टेड रहता है, तैनात रहता है। दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। इस सच्ची कहानी में हमें 2 सीख लेने को मिलती है। पहली सीख ये कि हमें ईश्वर के ऊपर यकीन करना चाहिए कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। दूसरी चीज ये कि जब हम किसी बुरी स्थिति में होते हैं, जब हम गलत रास्ते पर होते हैं, या जब हमारी मजबूरियां होती हैं, जब हम किसी गरीबी में गुजर रहे होते हैं, तो लोग हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जब हम सफल हो चुके होते हैं, लोगों के नज़रों में आ चुके होते हैं, समाज में एक हमारा कद बढ़ चुका होता है, तो दुनिया का हर इंसान आपके साथ खड़ा होना चाहता है। दुनिया का हर इंसान आपके साथ चलना चाहता है। दुनिया का हर इंसान आपके साथ रास्ता तय करना चाहता है। शायद यही सब निशा के भाग्य में लिखा था, इसलिए उसकी शादी नहीं हो रही थी। अब उसकी शादी एक अच्छे अधिकारी के साथ, उसी के डिपार्टमेंट के, उसी के जिले के रहने वाले अधिकारी के साथ हो गई थी। अब वो अपना जीवन अच्छी तरीके से गुजारने लगी थी। दोस्तों, ये थी आज की प्यारी सी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी आप किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, किस गांव से देख रहे थे,
अपने दिल की राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और समाज में ऐसे लोग जो रंग को लेकर लड़कियों को रिजेक्ट कर देते हैं और लड़कियों से शादी नहीं करना चाहते हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, ये भी राय अपनी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।